स्वागत है आप सभी का 25 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज के महत्वपूर्ण करंट हम देखते हैं। पहला है करंट का कि नेपाल में पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव हुआ है। तो पश्मीना शॉल के बारे में तो हमने सबने सुना होता है। जो पश्मीना शॉल होती है वो भारत में कहाँ प्राप्त होती है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया या फिर लद्दाख वाला एरिया और हिमाचल प्रदेश का एरिया होता है। पर पहला अंतरराष्ट्रीय एक महोत्सव हुआ है वो नेपाल में हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पश्मीना प्राप्त किससे होती है? तो पश्मीना जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? बकरी से। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे ही ऑप्शन दिखेगा हमें भेड़ या फिर खरगोश, तो भेड़ को तो आराम से लगाया जा सकता है और खरगोश से भी कई बार प्राप्त होते हैं ऐसी चीजें। तो भेड़ और खरगोश नहीं है, किससे प्राप्त होता है? बकरी से। और बकरी अपने यहाँ कॉमन ही मिलती है, तो पश्मीना शॉल बकरी से प्राप्त होता है। शॉल के लिए जो रेशम है वगैरह। तो ये हमने देखा। दूसरा क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब नाम क्या है इसका? फायर पावर। तो फायर पावर मतलब जिनके पास हथियार और सेना ज्यादा है जिन देशों की, उनके बारे में। अब तो दुनिया की अगर चर्चा करनी हो तो सबसे पहला जो मन में आएगा विचार वो क्या आएगा? अमेरिका होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका टॉप पे है। अब दुनिया ने चूंकि 2023 पिछले 2-4 वर्षों से क्या चल रहा है? युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। तो 2023 में विश्व का 2.4 ट्रिलियन जो खर्च हुआ है डॉलर, वो किस पे हुआ है? सैन्य खर्च हुआ है। मतलब पूरे देश, दुनिया के देशों ने 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया है सैन्य खर्च पे। अब सैन्य कर्मी की संख्या देखें तो भारत वैसे तो सैन्य शक्ति में चौथे स्थान पे। सैन्य शक्ति का मतलब ये नहीं है कि सैन्य पे क्या कर रहे हैं कि सेना के मिलिट्री पर्सन ज्यादा, नहीं। क्योंकि भारत में तो मिलिट्री पर्सन जो सैन्य कर्मी है वो 51 लाख फौजी हैं, मतलब 51 लोग ऐसे हैं जो सेना से जुड़े हुए हैं। 51 लाख, जबकि अमेरिका में 21 लाख ही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी कम है। पर बात करें अगर सैन्य शक्ति की, पूरे ओवरऑल शक्ति, हथियार वगैरह, तो अमेरिका टॉप पे रहेगा और अमेरिका का विरोधी रसिया रहता है। तो ये दोनों टॉप पे रहेंगे। उसके बाद भारत और चाइना के बीच हमेशा क्या रहता है? लड़ाई ऐसी स्थिति रहती है, तो चाइना और भारत रहेंगे दो। तो अमेरिका, रसिया, चाइना और भारत, ये चार जो टॉप देश हैं जो सबसे ज्यादा सेना पे व्यय करते हैं और सेना की, मतलब जिनके पास आर्टिलरी, हथियार वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब अगला आर्टिकल है, भारत यूरो ड्रोन के कार्यक्रम हुआ था, उसमें पर्यवेक्षक के रूप में गया था, सदस्य नहीं है, केवल पर्यवेक्षक के रूप में, जैसे देखने के लिए गए थे यार बैठ के। तो भारत यूरो ड्रोन में गया। अब नाम आया इसका यूरो, और यूरो के बाद ड्रोन आ गया है। तो यूरो ड्रोन में जब शामिल हुआ है तो यूरो ड्रोन क्या क्या मतलब है? तो इसमें 4 यूरोपीय देशों के द्वारा ड्रोन विकसित किया गया है जिसका नाम है RPAS, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये डेवलप किया जा रहा है। तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, रिमोट से ही कंट्रोल हो जाएगा, मतलब ड्रोन। तो यूरोप के ऐसे कौन से 4 देश हैं? तो अब चूंकि ईयू में, जो ईयू है ना यूरो वाला, तो ईयू में अब ब्रिटेन तो निकल चुका है ब्रेग्जिट के बाद। तो यू में 4 देश हैं। जर्मनी जो मेन है, बाकी तो बहुत सारे देश हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, यही शक्तिशाली है। तो जर्मनी, फ्रांस और इटली और स्पेन, इन 4 देशों ने ये तकनीक को विकसित किया है। और इसी के अंतर्गत आई स्टार भी, आई स्टार का इंटेलिजेंस, मतलब इन देशों ने एक समझौता किया है, प्रोसेस चल रही है जो ड्रोन को डेवलप करने के लिए, उसी के अंतर्गत है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटेड एक्विजिशन एंड रिकनेसेंस। तो इसमें क्या है, ये डेवलप किया गया, इंटेलिजेंट सर्विलेंस होना चाहिए, कैसे? ड्रोन से होगा। तो भारत इसमें गया है पर्यवेक्षक के रूप में। अब भारत में एक एरो स्पेस वाला होना है, एरो इंडिया प्रोग्राम होना है, जिसमें हम अपनी सैन्य शक्ति दिखाएंगे। तो ये वाला है। अब जलवायु परिवर्तन से मीठे पानी की स्रोतों पर खतरा, एक न्यूज आई है। अब जलवायु परिवर्तन से खतरा होता है ये तो हम जानते ही है, पर मीठे पानी के स्रोतों पर क्या खतरा पड़ेगा, इसके संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध हुआ है। शोध क्या हुआ है? तो केन्या की विक्टोरिया झील। अब केन्या के बारे में हम जानते हैं, केन्या इस एरिया में पड़ता है। और केन्या और इस एरिया में जो विक्टोरिया झील है, उन कंट्री को हम क्या याद रखते हैं? तो के नाम से, तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो केन्या इस वाला एरिया में कौन सा है? जो 0 डिग्री लाइन जाती है। वहां पे क्या हुआ है? शैवाल अत्यधिक बढ़े हैं, तो एल्गी ब्लूम की स्थिति आई है। अब एल्गी ब्लूम क्या होते हैं? जब हम तालाब, नदी में देखते हैं कि वो हरी हरी जो घास पूरे में जमा हो जाती है, उसे ही कहते हैं एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम में बस उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब उसकी मात्रा सोचो अत्यधिक बढ़ जाएगी तो ऊपर एक लेयर बना लेगी, नीचे क्या होगा? ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगी। अगर नीचे ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछली वगैरह क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो इसी से क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट होती है, ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? पानी दूषित होने लगेगा, क्योंकि नीचे सड़े गले जीव वगैरह होंगे तो पानी बेकार हो जाएगा।
अब शोध क्या हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो शैवाल बड़े हैं ना, उसमें साइनोबैक्टीरिया पे शोध हुआ था। अब साइनोबैक्टीरिया और शैवाल क्या होते हैं, तो अभी हमने जो जाना, जो हरी घास सी जमा होती है उसे ही कहते हैं शैवाल। और शैवाल ही वो पहला जीव था वो जिसने पृथ्वी पे क्या लाए थे, ऑक्सीजन को डेवलप किया था। तो अब शैवाल हरी घास भी है, शैवाल एक जीव भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसे जानते हैं। तो शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया, शैवाल का मतलब क्या है, साइनोबैक्टीरिया, नाम आ रहा है बैक्टीरिया और नाम है शैवाल भी। तो शैवाल तो हम हरी घास के रूप में जानते हैं, तो पर इनमें अंतर क्या है, तो शैवाल असल में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, वो एक असल में बैक्टीरिया ही है, शैवाल नहीं है, मतलब हरी घास नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। पर अब दूसरा विचार आएगा मन में कि बैक्टीरिया है तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पास होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोफिल इस शैवाल के पास होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और उसी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पृथ्वी पर सबसे पहले, मतलब पूरे ब्रह्मांड जब बना था, तो उस समय सबसे पहले ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। तो क्या याद रखना, बैक्टीरिया के पास साधारणतः क्लोरोफिल नहीं होता, पर जो साइनोबैक्टीरिया है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये हमने देखा। अब इसमें ये रिपोर्ट में एक बात आई है कि जो शैवाल होते हैं वो पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। हालांकि शैवाल तो अच्छा भी करते हैं, पर शैवाल, चूंकि अभी हम रिपोर्ट के खराब बिंदुओं को देख रहे हैं, ये क्यों फेमस हुई है अभी रिपोर्ट की, विक्टोरिया झील में शैवाल बढ़े हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि उबालने से पानी सुरक्षित नहीं होता है। मतलब जिस एरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी है, पानी दूषित है, उस एरिया में उबाल भी दो, मतलब पानी गर्माहट मिल भी जाए, तो वो सुरक्षित नहीं होगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि गर्मी से बैक्टीरिया और अधिक विषैले हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या गर्मी से बैक्टीरिया और अधिक विषैले हो जाते हैं और अधिक वृद्धि करते हैं, ये बात बिल्कुल सही रहेगी। तो ये वाला देखा। अब इसमें समाधान भी बताए गए हैं। समाधान क्या है, ओमिक्स तकनीक है। ओमिक्स तकनीक क्या है, अब ये ओमिक्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं जीव विज्ञान का गूगल। अब गूगल को हम जानते हैं कि गूगल सब कुछ जानता है, तो वैसे ही ओमिक्स टेक्नोलॉजी उस जीव के बारे में, उस पौधे के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सब कुछ का मतलब क्या होगा, उसकी जीन क्या है, कैसे बना है वो, उसके प्रोटीन संरचना क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम जान जाएंगे। अब जीन, अगर किसी के बारे में, जीन के बारे में जान जाओ तो पता चल जाएगा कि क्या क्या समस्या है और उनका समाधान कैसे करना है। तो जो ये क्या है, शरीर का स्कैन टाइप कर लेगा। अब चूंकि हमें मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी पे कंट्रोल करना है या किसी बीमारी पे कंट्रोल करना है, तो अगर हमें पूरी संरचना पता है उस वायरस की, उस बीमारी की या उस ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो हम उसमें हेर फेर बदल रोक सकते हैं कि नहीं। तो ओमिक्स टेक्नोलॉजी उसी के लिए है ये। अगला है कलारीपयट्टू को लेकर। हम कई बार इस पे आर्टिकल देख चुके हैं कलारीपयट्टू को लेकर, तो हमें वो तो नहीं जानना है। बस एक चीज पे थोड़ा फोकस करना है, वो है योगासन और मलखम्ब। तो नाम ये मलखम्ब, तो खम्बे टाइप के लगा के उस पे होता है, और ये योगासन तो है ही। ये दोनों प्रतिस्पर्धा में, मतलब योग के बाद पुरस्कार मिलेगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। तो प्रतिस्पर्धा श्रेणी में योग को शामिल किया गया, मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। दोनों उत्तर में भी होते हैं, मतलब मलखम्ब तो अपने यहाँ उत्तर भारत में भी होता है, लेकिन कलारीपयट्टू को नहीं किया गया, इससे विवाद और बढ़ गया है। तो ये वाला देखा। उसके बाद है एमसीसी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य बने हैं, अध्यक्ष नहीं, सदस्य कौन बने हैं, जैसा। अब जैसा कौन है, तो आईसीसी के अभी अध्यक्ष हैं, अमित शाह के लड़के जैसा, और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो अब एमसीसी के सदस्य चुने गए। इसका क्या मतलब हुआ, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब। अब ये क्या करते हैं, ये वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कुमार संगकारा, और इसके अध्यक्ष अब जैसा जुड़ जाएंगे, और उसके बाद कई और व्यक्ति भी हैं। तो कुमार संकारा और जैसा को याद कर सकते हैं इससे। रक्षा मंत्री ने संजय एक बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है। अब याद करो कुरुक्षेत्र को। तो कुरुक्षेत्र में जब महाभारत चल रहा था, तो संजय कहाँ थे, तो जब महाभारत चल रहा था तो संजय तो कुरुक्षेत्र के मैदान में थे नहीं, वो तो धृतराष्ट्र को बैठे सीधे सीधे उसका एक तरीके से क्या कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे कैसे कैसे क्या क्या युद्ध में हो रहा है। तो संजय सर्विलांस ही तो कर रहे थे, एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वही काम तो कर रहे थे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है बैटल फील्ड के लिए, इसका नाम ही रखा है संजय। इसमें क्या होगा, ग्राउंड और रियल एरियल, मतलब ग्राउंड पे कैमरे लगा के और एरियल
सेंसर से रियल टाइम सर्विलांस हो सकेगा, मतलब सेंसर वगैरह कैमरे लगे होंगे तो उससे हो सकेगा। इसे डेवलप किसने किया है इन सेंसर वगैरह की पूरी टेक्नोलॉजी को? वेल ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो नहीं है ये वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इसने इसे विकसित किया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 24 जनवरी को यूनाइटेड प्रोविंस किसमें चेंज हुआ था? उत्तर प्रदेश में, 24 जनवरी को। तो कल थी 24 जनवरी और ये 76वां वर्ष दिवस मनाया गया था, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद है एक वॉश टेक्नोलॉजी। अब हम 3 बार हम पढ़ चुके हैं, तो 2-3 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में हुई थी, तो उसी में वॉश जो इनोवेशन है उसके बारे में चर्चा हुई है भारत का। अब वॉश है क्या जो जिसके बारे में चर्चा हुई है? तो वॉश वाटर से, डब्ल्यू ए से वाटर हो गया, वाटर, एस से सैनिटेशन और हाइजीन, तो पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सफाई, इन सब के लिए वॉश इनोवेशन था। ये विश्व स्तर पर इसको पहचान मिली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, चूंकि चर्चा हुई है। इसमें कुछ आंकड़े भी बताए गए, जैसे कि सन 2019 में 17% केवल घर ग्रामीण के ऐसे हुआ करते थे जिनके पास नल से घर में पानी आता था। नल से, जो सरकारी नल वगैरह और मतलब जो पाइपलाइन बिछी होती है वो, तो 17% था टोटल मिला के नल। अब 80% के आसपास हो गया है, 79.66, क्योंकि अब सरकार क्या चला रही? हर घर नल चला रही है अभियान। तो 80% हो गया है, 17%, तो एक इंपोर्टेंट तथ्य ये रहेगा। फिर बताया है कि 55 मिलियन घंटे इससे बच भी गए हैं लोगों के। कैसे बच गए? जो महिलाएं दूसरे एरिया में पानी के लिए जाती थी, अब कुछ महिलाएं थी वो ऐसे सिर पे रख के, वो देखा है हमने राजस्थान वगैरह, तो पानी के लिए वो लोग दूसरे एरिया में जाते थे और वहां से लौट के आते थे। तो इसमें टोटल लगभग मतलब घंटे बच गए हैं 55 मिलियन, क्योंकि जाना आना, और इससे महिलाओं की उत्पादकता भी तो कम होती थी। महिलाएं क्या है, दूसरे कामों में उत्पादन नहीं कर पाएंगी, तो ये क्या हो, उत्पादकता बढ़ेगी और वो महिलाएं अब किसी कार्य को कर सकेंगी और अपने दूसरे क्षेत्रों में कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, महिला एक तो सशक्तिकरण होगा इससे, और घंटे भी बचे हैं। दूसरा बताया गया है कि 9.5 करोड़ शौचालय भी बनाए गए हैं, तो खुले में शौच से मुक्त हो गया है भारत ज्यादातर एरिया। ये हुआ। उसके बाद 300, मतलब 300 के का मतलब 3 लाख बच्चों की मौत रुक गई। ये मौत कैसे रुक गई? जब स्वच्छ जल और स्वच्छता जैसे मानक को अपनाया जाएगा, तो जो गंदगी वगैरह से होने वाली बीमारियों से बच्चे 3 लाख मर जाते थे, उन बच्चों की जान बच गई है। और इससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या मदद मिलेगी? एसडीजी जो हमारा 6, स्वच्छ पानी जो है, साफ पानी और स्वच्छता की बात करता है एसडीजी 6, और एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन की बात करता है। इन दोनों मानकों को हम ठीक से निभा पाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आईसीसी की जो महिला टीम है, आईसीसी की महिला टीम, उसमें भारत के 2 लोग कैंडिडेट गए हैं, तो स्मृति ईरानी उस लिस्ट में शामिल है और दूसरा दीप्ति शर्मा है, तो ये दोनों लोग शामिल हैं इसमें। उसके बाद है यूपी दिवस, जो अभी हमने देखा था उस पे ही युवा पोर्टल, मतलब युवा योजना पोर्टल, सीएम आदित्यनाथ जी के द्वारा चालू करी गई है। तो कौन सा? युवा योजना पोर्टल। युवाओं के लिए तो क्या होगा, 1 लाख युवा उद्यमी बनाए जाएंगे, मतलब 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के जरिए। कैसे? उन्हें 254 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, मतलब 254 करोड़ क्या है, टोटल फंड है, और उसी में से सब जिन जिन्हें जरूरत होगी, 25,000 युवाओं को उन्हें ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा, कोई ब्याज भी नहीं है। और अगले वर्ष से जीरो पॉवर्टी एक योजना चलाई जाएगी सरकार की, कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरह गरीबी को मुक्त करना। उसके बाद एक आर्टिकल है प्रयागराज से, तो इसमें क्या है, प्रयागराज में ममता कुलकर्णी ने कल क्या किया था, किन्नर अखाड़े को ज्वाइन कर लिया था और उसकी बन गई है वो महामंडलेश्वर। तो इससे ज्यादा तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये आएगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं थी, मतलब ममता कुलकर्णी, वो अब महामंडलेश्वर अखाड़े से जुड़ गई हैं, अब किन्नर अखाड़े के। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में रन फॉर कॉपरेशन। रन फॉर कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ? सहकारिता के लिए दौड़, कॉपरेशन के लिए। तो सहकारिता के लिए दौड़ करके ये स्टार्ट हुआ है। वो कब है? कल, कल होगा 26 जनवरी को, लखनऊ से। तो इतना ही काफी है इसमें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गौरव सम्मान 6 व्यक्तियों को मिला है, तो 6 व्यक्तियों को हम टोटल याद रख सकते हैं कि कितने को मिला है गौरव सम्मान, 6 व्यक्तियों को। अब 6 व्यक्तियों के नाम तो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा इसमें।
अब अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुजरात में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। तो अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर था वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जीनिया वाले क्षेत्र में हुआ करता था, 600 मेगावाट का। अब ये 3 गीगावाट का बनेगा। रिलायंस इसे बना रहा है जामनगर गुजरात में। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है और हम लगातार डेटा की खपत हो रही है। हम यूट्यूब चला रहे हैं या हमारे अकाउंट हैं कुछ भी, तो हमें सारी चीज़ों के लिए डेटा रखने के लिए कहीं ज़रूरत होगी। तो उन सेंटरों को विकसित करना ज़रूरी है भारत में। और भारत में हम चूंकि इन संस्थाओं को, विदेशी संस्थाओं को यूज़ करते हैं, वो विदेश में हमारा डाटा ले जाते हैं, उसे अपने मर्जी से यूज़ करते हैं, तो डाटा ब्रीचिंग जैसी समस्या भी मिलती है। तो गुजरात में क्या बनना है, रिलायंस बना रहा है सबसे बड़ा डेटा सेंटर दुनिया का भी। अगला, हमने 1-2 दिन से ये न्यूज़ पढ़ रहे थे कि ट्रंप ने एक आदेश दिया था कि जन्मजात नागरिकता अब नहीं मिलेगी। मतलब नहीं का मतलब, अगर अमेरिका में जन्म होता है तो सीधे तौर पर नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक उनके माता पिता में से एक अमेरिकी नागरिक ना हो या सेना में काम ना करे। अब क्या हुआ है, सिएटल कोर्ट एक है, उसने इसको आदेश को असंवैधानिक बनाते हुए अभी के लिए रोक लगा दी है। मतलब किसने, जो सिएटल के कोर्ट ने। तो अभी जो जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार था वो अभी अब बरकरार है। तो ये देखा। उसके बाद राज्य की वित्तीय सेहत सूचकांक। वित्तीय सेहत, यहाँ हेल्थ नहीं है, राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी चल रही है उसकी सेहत की बात हो रही है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा तीनों टॉप पे हैं शीर्ष राज्यों में। तो थोड़ा अलग से राज्य होंगे, और जब अलग से राज्य होते हैं तो उन्हें पूछना संभव हो जाता है, क्योंकि अगर हमें नाम सीधा मिलेगा गुजरात महाराष्ट्र जैसे राज्यों का, तो इन पे आएगा पहला मतलब ख्याल कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे देशों ने टॉप स्थिति में मतलब उनकी रही होगी, क्योंकि वित्तीय स्थिति तो उनकी ही बेहतर रही होगी। पर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश का मेन है, तो उत्तर प्रदेश मध्यम प्रदर्शन वाले में रहा है, शीर्ष पे रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा को हमें याद कर लेना है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो दोनों पास पास है, गोवा इस साइड मिल जाएगा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा ये टॉप 3 राज्य मिलेंगे, और मध्यम वाले में उत्तर प्रदेश रहेगा। अब नीति आयोग ने चूंकि ये सारे सूचकांक निकालता है, जारी की है ये रिपोर्ट 18 राज्यों की स्थिति को देखते हुए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे 36 हैं, केवल 18 राज्य हैं। अब इसके पैमाने क्या है 5, जैसे वो राज्य में गुणवत्तापूर्ण खर्च होता है कि नहीं होता, राजस्व कैसा है उनका संग्रह, मतलब टैक्स वगैरह कैसा हो रहा है, क्योंकि वित्तीय स्थिति तो देख रहे हैं, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन कैसा है, कर्ज कैसा है, अदायगी उसकी करते हैं कि नहीं, और उसमें बढ़ोतरी हो गई है कर्ज में कि कमी हो रही। तो ऐसे 5 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया। तो टॉप के राज्य याद कर लेने हैं। अब उसके बाद लास्ट है आज का, मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी हो गई है। 19 के नाम तो वैसे हैं, पर इन्हें याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस इतना याद रख सकते हैं कि एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कई जिलों में क्या हुआ है, मतलब 19 जिलों में जो नगर हैं वहां पे क्या हुआ है, शराबबंदी हुई है। तो ये आज का 25 जनवरी का महत्वपूर्ण क्या थे, करंट अफेयर से।